बच्चों, गुड मॉर्निंग। आजकल मैं आप लोगों आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी सब्जेक्ट की क्लास ले रहा हूँ। इसमें साहित्य सागर पढ़ाया जाता है और ये बुक क्लास 9th और 10th दोनों में चलती है, तो ये दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। और इस बुक में मैंने कहानियों में 2 लेसन कंप्लीट कर दिया है और उसका वीडियो भी जो है YouTube में हमने डाल दिया है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, ये इसके जो लेखक हैं वो स्वयं प्रकाश जी हैं। ये पाठ नेता सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है और देशभक्ति की भावना को, इंसान के कर्तव्य को, इन सब चीज़ों की ओर प्रेरित करती है, इंगित करती है, उसे आगे के लिए समझाती भी, एक संदेश मैसेज देती है। तो इस पाठ को हम पढ़ते चलेंगे और बीच बीच में जो कठिन अंश होगा उसको हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। अपने साथ एक रजिस्टर रखिए, जहाँ पे कोई कठिन बात हो तो आप उसको उसमें नोट करते चलें या अपनी बुक में पेंसिल से मार्क करते चलें। नेताजी का चश्मा, पेज नंबर 20। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया, कभी चबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। और वो छोटा सा हिस्सा क्या है? आँख। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। ये लेखक का अनुमान है। लेखक सोच रहा है कि नेता सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति उस चौराहे पे लगाई गई थी उसमें कुछ कमियां थीं, तो वो कमियां क्या वजह से रह गई थी, इसके लिए वो पूर्वानुमान करके आपको बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। जैसे कि मार्च का महीना होता है, वो एंड होता है, साल भर में जितना जो कुछ भी बजट आता है उसको मार्च तक में एंड करना होता है, फिर अप्रैल से फिर नया बजट आता है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा वाकया हो कि महीना ख़त्म होने वाला हो, थोड़ा सा बजट बचा है, उसका कुछ करना है, कोई अच्छा काम कराया जाए, तो कोई उत्साही बोर्ड के सदस्य रहे होंगे या कुछ ऐसी बात बनी कि चलो भाई एक अच्छा काम करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगवा देते हैं। तो ये सोच करके उन्होंने क्या किया, उनके पास समय की कमताज थी, तो स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। मोतीलाल जी जो उसके बनाने वाले मूर्तिकार थे, उनका नाम मोतीलाल नहीं था, ये एक नाम अपनी तरफ से लेखक ने दिया है, तभी उसने लिखा है मान लीजिए। जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का
विश्वास दिला रहे थे। उनसे बात की गई होगी कि ये मूर्ति बनानी है, चौराहे में लगानी है, मास्टर साहब आप बना सकते हैं। तो पहले तो उन्होंने थोड़ा सा टाल मटोल किया होगा, ना ही कही होगी, असमर्थता व्यक्त की होगी। लेकिन जब सदस्यों ने उनको प्रोत्साहित किया होगा, उनको थोड़ा सा चढ़ाया होगा, तो मास्टर साहब भी थोड़ा सा जोश में आ गए। उन्होंने कहा बिल्कुल बना देंगे, और इतना जोश में आ गए कि उन्होंने कहा कि साहब 1 महीने के अंदर हम आपको दे देंगे, आप क्या बात करते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। तो जो मूर्ति कोट के दूसरी बटन से लेकर के और टोपी की नोक तक, यहाँ तक सिर से लेकर के और छाती के दूसरी बटन तक बनाई जाती है, ऐसे मूर्ति को बस्ट कहते हैं। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौज वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। हर नेता की अपनी एक पहचान होती है। जैसे महात्मा गांधी को पहचान ना हो तो आदमी सबसे पहले उनके गोल चश्मे को और उनके हाथ में लाठी को याद करेगा। तो अगर रेखा चित्र खींच दिया जाए तो वो इसी 2 चीज़ सिंबल से पहचान जाएगा, ये गांधी जी की है। तो वैसे ही सुभाष चंद्र बोस की भी पहचान थी। एक तो ये कि उनको फौज की वर्दी में होना चाहिए, और दूसरी बात उनके चेहरे पे गोल चश्मा भी होना चाहिए, और साथ में टोपी भी लगी होनी चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस की पहचान। तो उनकी मूर्ति को देखते समय लोगों को एक चीज़ खटकती थी, क्या? नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, क्योंकि मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन उसमें जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरते और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया मतलब उनकी दृष्टि उस पर पड़ी, उन्होंने इसको देखा, पॉइंट आउट किया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। बिना चश्मे के देख करके उनके चेहरे पे हंसी आ गई, मुस्कान आ गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। चूँकि मूर्ति पर कोई चश्मा लगा नहीं था संगमरमर का, इसलिए किसी व्यक्ति ने उस पर काले फ्रेम का एक चौड़ा सा चश्मा लगा दिया था। ये उनको बहुत ही अच्छा लगा, एक यूनिक आइडिया। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। ये उनका प्रयास, एफर्ट जो है कैसा है? प्रेज़वर्दी, प्रशंसा के योग, सराहनीय। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, उस फीलिंग का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक मतलब हैरानी, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ऐसा कैसे हो गया? वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। कोई बात नहीं, आगे चले गए अपने काम पे। फिर जब कभी तीसरी बार वो उधर से गुजरे तो क्या देखा? फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति की ओर ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल
दुर्दमनी हो उठा। दुर्दमनी जिसका दमन न किया जा सके, जिसका दमन करने में बड़ी कठिनाई हो, वह दुर्दमनी है। तो जब वो अपने कौतूहल को, अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सके, रोक नहीं सके, तो क्या हुआ? तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। अपने मुंह से नहीं हंसा, उसने बत्तीसी अपनी नहीं दिखाई, आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, साहब, कैप्टन चश्मा वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब को समझ नहीं पाए। अरे चश्मा चेंज करता है। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो उसने समझाया, समझ लो, कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? वैसा तो उसके पास एक ही फ्रेम है, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा फिट कर दिया, दूसरा लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वही वाला फ्रेम की ज़रूरत होती है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति से उतार कर उसे दे देता है और दूसरा फ्रेम उनके चेहरे पे लगा देता है। संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, आसान काम नहीं है। यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, जो भी बात हो, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए
वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर ही उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, अरे नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं पे। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हालदार साहब देशभक्त व्यक्ति थे। देश के सैनिकों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते थे। वो जानते थे कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है, जबकि पान वाला एक अनपढ़ व्यक्ति था, जाहिल था, गंवार था। वो हर चीज़ों को मजाक में लेता था। तो उन्होंने मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जवाब देने के लिए उसे बार बार अपना पान थूकना पड़ता था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए उस चश्मे को देख करके हालदार साहब का मन प्रफुल्लित भी होता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। होम कर देने वालों मतलब न्यौछावर कर देने वाले, समर्पित कर देने वाले, देश के लिए सब कुछ अर्पित कर देने वाले, उनके लिए भी दुनिया वाले हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए
15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। प्रतिष्ठापित मतलब स्थित होगी, वहाँ पे खड़ी होगी, लगी होगी, जैसी थी वैसी स्थिति में होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर आज भी चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन जो चश्मा लगाता था उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, सीधे निकल जाएंगे। उन्होंने ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। उनके न चाहते हुए भी, हालदार साहब के न चाहते हुए भी उनकी आंखें उस तरफ चली गईं। उनकी दृष्टि उस मूर्ति पर चली गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, ड्राइवर रोको, स्टॉप। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके तेजी से आगे बढ़े और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, जैसे आज वो नेताजी को सैल्यूट कर रहे हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं, हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। उनकी आंखें क्यों भर आईं? क्योंकि वो ये समझते थे कि मास्टर चश्मे वाला तो नहीं बना सका, लेकिन उसके बाद कैप्टन ने उस भावना को समझा। नेताजी का जो स्वरूप था उसको पूरा लाने के लिए उसमें उसने रियल चश्मा लगा दिया, जो उनके वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करेगा। लोगों का आदर भाव नेताजी के प्रति बना रहेगा। ये उसको देखते थे, उन्हें ये फीलिंग अच्छी लगी। लेकिन जब कैप्टन चश्मे वाला मर गया, उस मूर्ति पर 2 बार उन्होंने चश्मा नहीं देखा तो उन्हें निराशा हुई। लेकिन इस बार चमत्कार जैसे हो गया, फिर उस मूर्ति पर एक चश्मा लगा था जिससे वो चौंक गए। मगर वो चश्मा रियल फ्रेम भी नहीं था, वो सरकंडे का बना हुआ था। निश्चित रूप से उसे किसी बच्चे ने लगाया होगा। आप जैसे ही किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, जो अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मन से इज्जत करता था। मैं उस बच्चे को भी सलाम करता हूँ और हालदार साहब को भी और आपको भी, और ये बताना चाहूँगा, कभी ऐसा कोई वाक़या आपके जीवन में आए, आप देखें तो अपनी देशभक्ति की भावना को, अपनी इंसानियत की भावना को, भारतीय होने की उस भावना को, उस जज्बे को रोकिएगा नहीं, उसे ज़रूर पूरा करिएगा। अब ये लेसन चूँकि बड़ा है, पीछे वाले जो लेसन 1 और लेसन 2 थे वो छोटे लेसन थे। उसमें हमने आपको एक्सट्रैक्ट भी, एक एक्सट्रैक्ट हमने आपको बताया था। ये लेसन लंबा है, इसलिए मैं इसमें आपको एक्सट्रैक्ट बताने नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ ये कहूँगा कि सेल्फ मेड एक्सट्रैक्ट बनाइए, क्वेश्चन बनाइए अपने आप, उसका उत्तर लिखिए। इस प्रकार आप अभ्यास करिए। और यदि आपको बाज़ार से या किसी आपके मित्रों से जिन्होंने पास आउट किया हो, उनके पास इसकी कोई बुक हो, अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक हो, तो आप उसमें लिखें और पढ़ें। तो ऐसा आप निरंतर करते रहेंगे तो अभ्यास बना रहेगा और आप उत्तर अच्छे से दे पाने में समर्थ हो सकेंगे। धन्यवाद।